जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो मीडिया हो गया, अब मीडिया में इतनी होड़ लगी रहती है और इतनी जल्दबाजी रहती है कि चुनाव वोटिंग हुई नहीं कि इनके एग्जिट पोल शुरू हो जाते हैं। और अभी मैं 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो ये मीडिया जगत की इतनी किरकिरी शायद जीवन में नहीं हुई रहेगी। क्यों कि सारे मीडिया वाले ने न चाहते हुए भी मोदी सरकार के लिए 400 पार का जो नारा था उसको सत्य साबित करने की होड़ लगी हुई। और चुनाव परिणाम के बाद जो हालत हुई, ऐसा मुंह का खाए मगर बेशरम, जैसे नेता बेशरम होते हैं कि इस पार्टी में है, इस पार्टी में टिकट कट गया तो अगले पार्टी में चले जाते हैं। वैसा ही मीडिया जगत का है कि कितना भी जलील होने के बाद भी एक दूसरे की होड़ लगी रहती है कि हम बढ़िया दिखा रहे, हम ज़्यादा दिखा रहे। अब कल हरियाणा में वोटिंग हुआ। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ में चले जाते हैं वो वोटिंग देने का उनके पास अधिकार है। अब 6 बजे जाने वाले कोई 7 बजे तक, 7:30 बजे तक वोटिंग करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन भी है कि जब तक आखिरी पोलिंग नहीं हो जाती तब तक कोई भी मीडिया, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे दलाल मीडिया हो, किसी को भी राइट नहीं है कि आप प्रेडिक्शन दिखाओ। आपके पास अंडरवियर वगैरह रहती है क्या? है? थोड़ा दिखाइए ना जेंट्स में। तो दोस्तों, ये न्यूज़ वाले जो सेफोलॉजिस्ट है बड़े बड़े, उन्होंने जो आंकड़ा बताया है, अब हर किसी ने एक सुर में दिखा दिया। किसी ने कांग्रेस को हरियाणा में 55, किसी ने 57, किसी ने 59, किसी ने 64, सब ने एक ही दिखा दिया। और किसी ने बीजेपी को 21 सीट, किसी ने 18 सीट, किसी ने 19 सीट, किसी ने 20 सीट, किसी ने 22 सीट। इसका मतलब ये हो गया कि जब से लोकसभा चुनाव में इन लोगों का भंडाफोड़ हुआ है, आज पब्लिक का खुद का मन ये एग्जिट पोल में किसी पे विश्वास नहीं करता है। क्योंकि अब लोगों को हमेशा उम्मीद है एग्जैक्ट पोल क्या कहते हैं। हाँ, एक रुझान से जरूर लगता है कि हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो। वैसे भी वहाँ पे 2 टर्म से अधिक किसी की सरकार रही नहीं है। मगर कांग्रेस का जो सुशासन, कांग्रेस का जो कुशासन रहा है वो जगजाहिर है। अगर हरियाणा में गलती से भी कांग्रेस आती है तो कट्टरपंथ, कट्टरवाद, भ्रष्टाचार, लूटतंत्र, ये सब को बढ़ावा मिलेगा। और जो आज उन लोगों को लग रहा है, किसानों को, कि हमें एमएसपी मिल जाएगी, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिल जाएगी, तो ये सब उन लोगों को भूलना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में जब भी
महाविकास आघाड़ी या यूपीए सरकार या शरद पवार के नेतृत्व में सरकार बनती है, कभी किसान आंदोलन नहीं होगा, कभी मराठा आंदोलन नहीं होता। क्यों? उस समय मराठा को उनका हक नहीं चाहिए, उस समय मराठा को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, या उस समय किसानों को उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 2009 में यूपीए 2 से पहले जब किसानों का ऋण माफ हुआ था महाराष्ट्र में, तो सबको पता है कि श्रीमंत किसानों का एक भी ऋण माफ नहीं हुआ। ये बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट वाले हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े चीन मिलों के मालिक हैं, उन लोगों का ऋण माफ हुआ और वो पैसा खुद के तिजोरी में रख लिया। सरकार तबाह हो गई। इसके लिए अब हरियाणा की जनता ने अगर गलती भी किया है तो 5 साल तो हरियाणा की जनता को ही खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मैं तो एक समीक्षक हूँ, मुझे तो केवल एक समीक्षा करनी है। न तो मेरा घर कांग्रेस चलाती है और न भारतीय जनता पार्टी चलाती है। हाँ, मगर सही योजनाओं का तारीफ चाणक्य ने भी कहा है कि सही सरकार की हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए और गलत सरकार का आलोचना होना चाहिए। मैं समय समय पर सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करता हूँ। जैसे जब SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज किया था कि जब तक SSP लेवल पे जांच न हो जाए तब तक निर्देशों के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए। इसका हम लोगों ने भी पुरजोर विरोध किया था और ये महाराष्ट्र से आग लगी, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाके सुनामी बन गई और इसकी लपेटे में भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों की सरकार आई। वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस आई। इवन दो कांग्रेस अपनी नीतियों से मार खाई, क्योंकि वहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया बगावती मूड में थे, उनके नेतृत्व में सरकार आई थी, मगर कांग्रेस आला कमान ने अपने ATM कमरनाथ को मौका दिया। और यही चीज़ राजस्थान में भी हुआ कि वहाँ की इकाई सचिन पायलट के हाथ में था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, मगर वहाँ आने के बाद कांग्रेस मतलब गांधी खानदान का गुलामी करने वाले अशोक गहलोत के हाथ में मौका दिया गया और 5 साल तक आपसी द्वंद्व चलता रहा। अपने ही सरकार के खिलाफ समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपना सिंधिया के खिलाफ राजमाता, मगर कुछ हुआ नहीं। और परिणाम में हुआ कि 2023 के चुनाव में उनकी उदासीनता, उसका नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ गई। जबकि बहुत कल्याणकारी योजनाओं को अशोक गहलोत ने शुरू किया था। वहाँ पे गैस सिलेंडर उस समय 500 रुपये में दे रहे थे, जबकि पूरे भारत में गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहे थे। और हर महिलाओं को मोबाइल भी दिया गया, अगर उनकी कोई भी जादूगरी वहाँ की जनता का दिल नहीं लुभा पाई। और यही चीज़ हरियाणा में भी होगा अगर गलती से कांग्रेस आ भी जाती है। अभी तो एक कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है और मैं एग्जिट पोल में इतना विश्वास नहीं करता हूँ, और ख़ास तौर से 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद से इन लोगों का जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो चुकी है। अब विषय ये है कि अगर सरकार आती भी है, कांग्रेस के सामने असमंजस है कि वो किसको मौका देती है। बार बार हर मंच से कुमारी शैलजा कहती है कि दलित को मौका मिलेगा, दलित का मुख्यमंत्री बनेगा और वो सबसे बड़ी दलित नेता है। अगर उनको नज़रअंदाज करके हुड्डा के हाथ में चाबी देते हैं तो
आने वाले समय में हमें लगता है कि मध्य प्रदेश कर्नाटक की तरह एक विस्फोट हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। अब दूसरी विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि घाटी का जो चुनाव हुआ है, घाटी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकल रही है। जैसा सभी एग्जिट पोल ने बताया है, सभी न्यूज एजेंसियों ने बताया है कि कांग्रेस और एनसी मिलके 35 तक जा रहे हैं, 34-35, और वही भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 30 से 35 सीट लेके आ रही है। अगर ऐसा होता है और पीडीपी और वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो शहजाद लोन की है और चाहे इंजीनियर की है, और इंजीनियर और शहजाद लोन और महबूबा मुफ्ती, ये तीनों कांग्रेस और एनसी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आ सकते हैं। अब दिलचस्प है, आंकड़े तो परसों ही आएंगे। अब हमारा भी नज़र है, जैसा विषय होगा, जैसा रिजल्ट आएगा, वो जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा। और हाँ, एक बात है कि अगर अल्पसंख्यक वाली, अगर ये छोटे छोटे दलों को लेके कांग्रेस सरकार बनाएगी तो ये कोई टिकाऊ सरकार नहीं होगी। ऐसे में ये भी कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर वहाँ के विकास के लिए, कश्मीर का जो विकास हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समझौता करके सरकार बना सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।